हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं विद आंसर के। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और आई होप आपने आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा आने वाले समय में मत्स्य यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं और इसके प्रमुख चरणों की विशेषता आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो जब लेखन प्रणाली का विकास नहीं हुआ था और मनुष्य पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करता था, इस काल को हम 3 चरणों में विभाजित करते हैं और इसके प्रमुख 3 चरणों की विशेषता भी हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला जो है चरण है आपका वो रहने वाला है पूरा पाषाण, जिससे हम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में बांटते हैं। अगर हम बात करें इसमें प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी पूरा पाषाण की, तो इस काल में मानव शिकार संग्राहक था, गुफाओं का आश्रय में रहता था, पत्थरों के औजारों का रूप में उपयोग करता था, आग का प्रयोग करना सीख गया था। अगर हम बात करें आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, इसको सेकंड चरण हो जाएगा आपका मध्य पाषाण युग, जिसे हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। ये 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के बीच रहा था। इस समय छोटे और उन्नत पत्थरों के उपकरणों का उपयोग होने लगा था। प्रारंभिक कृषि पशुपालन की शुरुआत होने लगी थी, कुत्तों का पालन किया जाने लगा था, कुत्तों को पालतू बनाया जाता था इस काल में। अगर हम बात करें आपका तीसरा पॉइंट या तीसरा चरण हो जाएगा आपका प्रागैतिहासिक काल का, तो इसमें हो जाएगा आपका नवपाषाण युग, जिसे हम नियोलिथिक एज भी कहते हैं। ये आपके 8,000 ईसा पूर्व से 2000 बीसी के बीच में आपका ये एज रही थी। इस काल में आपकी कृषि की शुरुआत हुई थी, स्थायी बस्तियां बनने लगी थी, मिट्टी के बर्तनों का और वस्त्रों का निर्माण होने लगा था, धातु यानी तांबे का प्रयोग होने लगा था, यानी कि आपका कॉपर एज आ चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता या कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। विशेषता अगर आइए देखते हैं क्या विशेषता थी इस काल की, या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है। तो इस काल में आपका ये काल जो है आपके 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा था हड़प्पा सभ्यता का। इसमें आपके नगर नियोजन के बारे में आपको बता देना है। सारी चीज़ें मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा और आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें आपका दुर्ग और निचला नगर, दो शहर को 2 भागों में बांटा गया था इस काल में। यानी काल में इमारतें जो है आपकी ईंटों से बने मकान होते थे और स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपके लेखन प्रणाली, जिसमें चित्रलिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है इस काल की चित्रलिपि। अगर हम बात करें आपके धार्मिक विश्वास, जिसमें माता की पूजा की जाती थी, पशुपति यानी कि शिव की उपासना की जाती थी इस काल में। इसके अलावा आपकी इकोनॉमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी इस काल में हड़प्पा सभ्यता के, तो कृषि एग्रेरियन इकोनॉमी इस काल में थी। व्यापार यानी कि ट्रेड, मेसोपोटामियन इंटरनेशनल जो है आपका ट्रेड होता था इस काल में। अगर हम बात करें आपका मूर्ति कला, इसमें आपकी पशुपति मुद्रा की मूर्ति इंपॉर्टेंट हो जाती है और कायस्थ नर्तकी की मूर्ति भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें आपका तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के डिक्लाइन के कारण क्या हो सकते हैं, यह आपको बताना है। तो एक हो जाता है आपका जलवायु, जिसमें बाढ़ या सूखे के कारण इसका पतन हो गया, या फिर आपके नदी के मार्ग में परिवर्तन आ गया, इस कारण से आपकी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इसके अलावा आपके जो है आर्यों का आक्रमण भी माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण के कारण भी आपके हड़प्पा सभ्यता का नाश हो चुका था। अगर हम बात करें आपके प्राकृतिक आपदा का भी इसमें कारण हो सकता है। आंतरिक संघर्ष, आंतरिक संघर्ष माने तो आपके जो आपस में जो ट्राइब थी उस काल में हड़प्पा सभ्यता की, वो आपस में लड़ने लगी थी और आंतरिक संघर्ष के कारण वो शहर समाप्त हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको बहुत सारे नगर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। अगर हम बात करें आपके धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब आपके हड़प्पा नगर या सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ प्रमुख नगर है। अगर हम बात करें आपका पांचवा क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति की सामाजिक और धार्मिक विशेषता बतानी है। तो बेसिकली हम वैदिक संस्कृति को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। इसके अलावा आपको उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। अगर हम बात करें कि सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं के बारे में, तो सामाजिक संरचना इस काल में 4 वर्णों की व्यवस्था थी और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र की उत्पत्ति इस काल में शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें आपके पारिवारिक व्यवस्था की, तो संयुक्त परिवार प्रथा इस काल में प्रचलित थी।
धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात करें आपके, तो देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें इंद्र और अग्नि, वरुण, इन सारे देवताओं की पूजा की जाती थी। यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान था इस काल में। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी अर्थव्यवस्था कैसी थी इस काल में, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, तो पशुपालन और कृषि मुख्य व्यवसाय इस काल में थे। राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था इस काल में, हड़प्पा, तो इस काल में आपके सभा और समिति दो प्रमुख संस्थाएं थी इस काल में। अगर हम बात करें आपका ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल में आपको अंतर बताने की पूछ ले, या ऋग्वैदिक काल की विशेषता आपसे पूछ ले, तो इसके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आपके पास ऋग्वैदिक काल की विशेषता आपके पास है और उत्तरवैदिक काल की विशेषता आपके पास है, तो दोनों आप तुलना कर सकते हो। अब मैं 1 बाय 1 बताता हूँ इसमें। तो ऋग्वैदिक काल की विशेषता है समाज समानता आधारित था। इसके अलावा आपके उत्तरवैदिक काल में समाज में क्या है, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। इस काल में ऋग्वैदिक काल में आपकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, पशुपालन प्रमुख थे, और उत्तरवैदिक काल में आपकी कृषि और व्यापार का विकास होने लगा था। धार्मिक प्रथा कैसी थी आपकी ऋग्वैदिक काल में, देवताओं की पूजा और सरल यज्ञ किया जाता था। अब जो है आपकी उत्तरवैदिक काल में जटिल यज्ञ और ब्राह्मणवाद प्रभावी होने लगा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था की, तो गणराज्य और जनपद इस काल में होते थे ऋग्वैदिक में। और अगर हम बात करें आपके उत्तरवैदिक में, तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति और राजा शक्तिशाली होने लगे थे। जीवन शैली कैसी थी, ऋग्वैदिक काल में आपके सरल जीवन होता था, और आपके उत्तरवैदिक काल में आपके विलासिता में वृद्धि होने लगी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका 7वां क्वेश्चन हो जाता है, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पशुपालन, कृषि, व्यापार के बारे में आपको लिख देना है। वीडियो को पॉज करके आप वीडियो में जो क्वेश्चन के आंसर है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषता और अंतर आपको बता देना है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता आपसे पूछ ले, तो इस काल की आपका बता देना है कि किस काल में यह था। और वैदिक सभ्यता का तो आपको पता ही है, 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। नगर नियोजन के बारे में आपको लिखना है कि नगर कैसे थे। इसके अलावा लेखक प्रणाली के बारे में भी आपको बताना है। अर्थव्यवस्था कैसी थी ये आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध के उत्थान के कारणों पर चर्चा कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो आइए देखते हैं सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने बताया आपके मगध के उत्थान के कारण पर आपको चर्चा करके या उत्थान के कारण आपको बताने हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने लगा था। इसके निम्न कारण हैं। एक पहला कारण है आपका भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में आ जाता है आपका, भूमि जो है यहाँ पर उपजाऊ थी। जो मगध के आसपास की एरिया थे, वहाँ पर जो उपजाऊ भूमि होने के कारण, गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित होने के कारण, यह कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध यहाँ पर हो जाती थी। ज़्यादा भूमि उपजाऊ होगी तो ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा। अगर हम बात करें खनिज संपदा की, तो मगध क्षेत्र में लोहे के प्रचुर भंडार थे। यहाँ पर लोहे की कोई कमी नहीं थी, जिससे हथियार और औजार बनाए जा सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका राजनीतिक कारण, संगठित सेना थी यहाँ पर, बड़ी शक्तिशाली सेना थी यहाँ पर। अगर हम बात करें आपकी सामरिक स्थिति, यहाँ पर मगध के चारों ओर पहाड़ थे, नदियों से घिरा हुआ था मगध, ताकि बाहरी आक्रमण से बचा जा सके। अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट, कुशल शासक यानी कि पावरफुल एम्पायर बनाने के लिए आपके शक्तिशाली शासक यहाँ पर आए थे। तो अगर हम बात करें, पहला शासक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बिंदुसार, जो कि अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई थी इसने, और विवाह करके इसने अपने आसपास मित्र राष्ट्रों को बना लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अजातशत्रु, यह एक इम्पोर्टेंट शासक हो जाता है। इसने काशी और वैशाली को जीतकर मगध को मजबूत बनाया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका महापद्मनाभम, यह भी एक इम्पोर्टेंट शासक हो जाता है। इसके नंद वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका आर्थिक कारण, मगध उत्थान के कारण का एक इम्पोर्टेंट कारण हो जाता है आपका आर्थिक कारण। व्यापार और कर प्रणाली यहाँ पर सुविकसित की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका कृषि का विकास, सिंचाई के साधन का प्रयोग बढ़ने लगा था। तो आप इसका निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका 10th क्वेश्चन है, महाजनपद क्या थे, उसके आर्थिक और राजनीतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, महाजनपद जो है
वो 600 से 300 ईसा पूर्व बनने लगे थे। 16 बड़े महाजनपद उस काल में पाए जाते थे। तो आइए देखते हैं इनका राजनीतिक महत्व क्या था। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला राजनीतिक महत्व था इसका राजनीतिक स्थिरता। इन राज्यों में संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी, गणराज्य और राजतंत्र इसमें पाया जाता था। कुछ महाजनपदों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी जबकि कुछ में राजशाही थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सैन्य संगठन, कई महाजनपदों में स्थायी सेना का गठन किया जाने लगा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सैन्य संगठन, कई जनपदों में स्थायी सेना का गठन किया गया था। ये दोबारा हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका महाजनपदों का आर्थिक महत्व, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं व्यापार और वाणिज्य। तो आर्थिक जो महत्व बढ़ने लगा था इस काल में, आपके महाजनपदों में सिक्के का प्रचलन बढ़ गया था, व्यापारिक मार्ग सुविकसित होने लगे थे। तो महाजनपद में यह इम्पोर्टेंट है कि आपके जो वाणिज्य और व्यापार बढ़ने लगा था, उसका विकास होने लगा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगा था। ओके, कृषि तकनीकी में सुधार हुआ था जिससे खाद्य उत्पादन बढ़ गया था। ओके, इससे जो है आपका व्यापार भी बढ़ेगा और इससे व्यापारिक जो है गतिविधियां बढ़ेगी तो आर्थिक जो है आपके वो बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका नगरीकरण, कई नगरों का निर्माण होने लगा था इस काल में, जैसे कि आपके राजगृह कौशाम्बी का विकास हुआ था इस काल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका 11वां प्रश्न है जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या थे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैन और बौद्ध धर्म का उदय जो है 6ठी शताब्दी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट इसका कारण अगर हम बात करें तो सामाजिक कारण, वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के कठोर नियम से जनता जो असंतुष्ट थी। ओके, आगे अगर हम बात करें आपका बलि प्रथा और यज्ञ के कारण जनसाधारण पर आर्थिक भार भी बढ़ रहा था। धार्मिक कारण देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका वैदिक धर्म जटिल कर्मकांडों पर हो गया था, सरल नैतिक शिक्षा की आवश्यकता थी इस काल में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका राजनीतिक कारण, गणराज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जहां नई विचारधाराओं को बढ़ावा मिलने लगा था। राजा ने बुद्ध और जैन धर्मों को संरक्षण दिया। आर्थिक कारण की अगर हम बात करें हम तो व्यापारियों और श्रमिक वर्ग ने इन धर्मों को अपनाया क्योंकि इनमें दान और अहिंसा के महत्व को दिया गया था। तो ये आर्थिक कारण हो जाता है, आर्थिक सामाजिक, और आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका 12th क्वेश्चन है क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। ओके, इसमें क्या आ जाएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है आपका वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में है। इनका मूल नाम जो था आपको पता ही होगा, सिद्धार्थ था। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने सांसारिक जीवन की त्याग कर दिया था। 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके, इसके बाद उन्होंने सार्थकनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कब दिया था ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, इसके बाद इन्होंने इनकी शिक्षा 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। ओके, यहाँ पर बुद्ध की शिक्षा क्या थी, तो बुद्ध की शिक्षा में 4 आर्य सत्य आते हैं। पहला आर्य सत्य क्या है, संसार में दुख क्यों है, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा के नष्ट होने पर दुख का समाप्त हो जाता है, और अष्टांगिक मार्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। ओके, अष्टांगिक मार्ग क्या है, जिसमें साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्म, साम्यक आजीविका, साम्यक प्रयास, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसमें आपको बौद्ध के जो है जीवन और शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है। इसको आप जूम करके पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें आपके इस पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां प्रश्न, महावीर स्वामी के जीवन वृत्त और जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है, ये आपको बता देना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी आंसर की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व पहले हुआ था कुड़ग्राम में, वर्तमान बिहार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर दिया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसके बाद इनको केवल्या ज्ञान की प्राप्ति हुई। 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में इनका निर्वाण हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इन्होंने जो जैन धर्म की शिक्षाएं दी थी उसके बारे में अगर हम बात करें, आपके त्रिरत्न यानी कि साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र, इनके बारे में इन्होंने बताया था। जिसमें हम अगर बात करें पंच महाव्रत, जिससे असत्य, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर आधारित था। जैन धर्म अहिंसा, अपरिग्रह, आत्मसंयम को सर्वोच्च आदर्श मानता है। अगर हम बात करें महावीर स्वामी की शिक्षाएं समाज में नैतिकता और आत्मसंयम को बढ़ावा देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के विशेषता बताइए। इसमें आ जाएगा आपका केंद्रीय शासन होता था इस काल में, राजा जो है सर्वोच्च शासक होता था। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें आपके अर्थशास्त्र जो है, यहाँ पर चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक थी जिसमें प्रशासनिक नीतियाँ दी गई थी। ये आपकी मौर्य शासन प्रशासन की प्रमुख विशेषता में आ जाता है। राज्यपाल और अधिकारी इस काल में होते थे जो कि साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, उनके जो है हेड होते थे राज्यपाल या और अधिकारी। सेना, विशाल स्थायी सेना थी इस काल में मौर्य प्रशासन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो है स्पाई सिस्टम, यानी कि आपके गुप्तचर प्रणाली इस काल में थी, जहां आंतरिक सुरक्षा के लिए यह मजबूत जासूसी तंत्र बना हुआ था। इस काल का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता क्या थी, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है, तो एक तो हो जाएगा आपका अहिंसा का प्रचार किया था इन्होंने, सभी धर्मों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण रखने को कहा था इन्होंने, राज्य की में नैतिक मूल्यों का प्रसार करने के लिए इन्होंने कहा, जन कल्याण के लिए योजना बनाई थी इन्होंने, धर्म धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी इन्होंने। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि धम्म महामंत्रों की इन्होंने नियुक्ति की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका 16वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन यानी कि डिक्लाइन के प्रमुख कारण क्या थे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। कमजोर उत्तराधिकारी, तो देखो आपके जो उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य में कमजोर उत्तराधिकारी हुआ था, इसलिए आपके मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, एक हो जाएगा ये। दूसरा आपका विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए कठिनाई थी। तो देखो एम्पायर बहुत बड़ा था और कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए आपका डिक्लाइन होने लगा था मौर्यन एम्पायर। अगर हम बात करें आपका विद्रोह भी हुआ था और आपके बाह्य आक्रमण भी होने लगे थे इस काल में। आर्थिक संकट हो जाता है इस काल में, जो आपके आर्थिक संकट एक मेन कारण था। सेना और प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी होने लगी थी इस काल में। निष्कर्ष, इन कारणों से 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। ये अगर आप लिखते हैं तो एक इम्पोर्टेंट नंबर मिलने में अच्छा रहता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका गुप्त युग को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, इसके प्रमुख कारण बताइए। तो ये जो है आपकी थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। ये है क्वेश्चन आपके थर्ड यूनिट के। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा गुप्त युग का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है। तो गुप्त युग कब चालू हुआ था, ये आप जान लीजिए कि 319 से 550 एडी के बीच में रहा था। भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज का व्यापक विकास हुआ था। अब इनको हम क्यों इनका विकास हुआ था इसके बारे में हम जानेंगे। तो राजनीतिक स्थिरता इस काल में आई थी, गुप्त शासकों का एक संगठित और स्थिर साम्राज्य स्थापित करने और जिससे आंतरिक शांति बनी रही। अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट आपका कारण हो जाता है आर्थिक समृद्धि, कृषि, व्यापार, उद्योग में उन्नति आई, सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन होने लगा था गुप्त काल में। कला और स्थापत्य, जैसे कि आपके अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने सुना ही होगा। दशावतार मंदिर भी आपने सुना होगा, देवगढ़ में है। बुद्ध मूर्तियों का इस काल में उत्कृष्टन हुआ था। साहित्य की दृष्टि से आपके कालिदास, विशाख दत्ता और वाणभट्ट जैसे साहित्यकारों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका 18वां प्रश्न हो जाता है गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी, यह आपको बताना है। राजा और केंद्रीय कृत व्यवस्था थी इस काल में। अगर हम बात करें राजा की सुरक्षितता इस काल में हो जाती है। राजा को परमेश्वर, परम भट्टाकर, महाराज की उपाधि दी गई थी इस काल में। तो राजा अपने टाइटल कौन कौन से लेते थे इस काल में, ये आपको बता देना है कि गुप्त काल में कौन कौन से राजा क्या टाइटल लेते थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका उत्तराधिकारी प्रणाली, इस काल में गुप्त शासक वंशानुगत उत्तराधिकारी प्रणाली का पालना करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका विभागीय प्रशासन, साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में जैसे कि भुक्ति, जिलों को विषय और गाँव को ग्राम में विभाजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके स्थानीय स्वायत्ता, ग्राम पंचायत और नगर प्रशासन को स्वायत्ता दी गई थी इस काल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके सामंतवाद की शुरुआत इस काल में मानी जाती है। गुप्त काल में आपके सामंतों की शुरुआत मानी जाती है। ओके, गुप्तकालीन समाज और अर्थव्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है लेकिन लंबा बहुत है, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपका
गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति पर प्रकाश डालिए। कला के बारे में अगर हम बात करें, आपकी अजंता और एलोरा की गुफा, बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इसी काल में उत्कृष्ट रचनाएं की गई थी। ओके, ये मैंने पहले भी बताया है। अगर हम बात करें आपके साहित्य की, तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अभी आप लिख सकते हैं। विशाख दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी, इसके अलावा आपके वाण भट्ट जिसने हर्ष रचित ने लिखी थी, हर्ष रचित लिखी इन्होंने। अगर हम बात करें आपका विज्ञान और गणित में, आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव के और ग्रहों की गति पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके वेद चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद में योगदान दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका 21 का संगम साहित्य क्या है, इसकी ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। ओके, तो यहाँ पर संगम साहित्य के बारे में अगर हम बात करें, तो तमिल भाषा का एक प्राचीनतम साहित्य है ये संगम साहित्य, जो कि संगम सभाओं में रचित हुआ है। यह साहित्य 300 BC से 300 AD के बीच में तीनों संगम के में विकसित हुआ था। अगर हम बात करें आपके ऐतिहासिक महत्व के, तो आइए देखते हैं ऐतिहासिक महत्व इसका। संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व जो है, आपके राजनीतिक जानकारी दी जाती है इसमें। आप देख सकते हैं चेर, चोल और पांड्यन शासकों के शासकों का इसमें वर्णन मिलता है। सामाजिक जीवन के बारे में इस जानकारी मिलती है संगम साहित्य में। अगर हम बात करें, आपका आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है और धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन, संगम युग की प्रमुख सामाजिक और आर्थिक विशेषता लिखिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सामाजिक विशेषता, इसमें जाति प्रथा नहीं थी इस काल में, जिसमें समाज 4 वर्णों में विभाजित नहीं हुआ था, बल्कि पेशे के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। ओके, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वे शिक्षा और कला, राजनीति में भाग लेती थी। वीरता और युद्ध प्रियता, युद्धों में समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। आर्थिक विशेषता की अगर हम बात करें, आपके व्यापार और वाणिज्य, जिसमें रोम, ग्रीस, दक्षिण पूर्व में एशिया से व्यापार होता था। कृषि का विकास, धान, मक्का और मूंगफली का प्रमुख फसलें थी इस काल की। ओके, संगम क्वेश्चन है आपका 23वां प्रश्न, संगमकालीन राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें राजशाही प्रचलित थी, राजा सर्वोच्च स्थान पर था। और अगर हम बात करें, आपका स्थानीय प्रशासन इस काल में बढ़ा चढ़कर बताया गया है यहाँ पर। और सैन्य शक्ति के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पर आपके घुड़सवार, पैदल सेना और नौसेना संगठित थी। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका 24वां प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुप्तकालीन और मौर्यकालीन प्रशासन की ढांचे की तुलना करनी है, यानी कि अंतर आपको बताना है। अगर आपको मौर्य शासन की विशेषता अगर पता है और गुप्तकालीन शासन की प्रमुख विशेषता पता है, तो आप अंतर आसानी से बता सकते हो। तो मौर्य शासन प्रणाली में आपका शासन जो था, आपका केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। अगर हम बात करें, आपका गुप्त में अर्ध केंद्रीकृत थी। राजा की शक्तियाँ थी, अत्यंत शक्तिशाली था राजा, सामंतों पर निर्भर था गुप्त शासन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका प्रशासन विभाजन जो आपका मौर्य काल में प्रांत जो है जनपद, जिला जो है अराहा कहा जाता था और ग्राम को ग्राम कहा जाता था। अगर हम बात करें, आपकी जो है गुप्त काल में आपका प्रशासन विभाजन कैसे था, मुक्ति, विषय और ग्राम में। ओके, अगर हम बात करें आपके मौर्य काल में सेना कैसी थी, तो विशाल संगठित थी और यहाँ पर आपके हो जाएगा सामंतों की और सहायता से सेना चलती थी। और अगर हम बात करें, आपकी कर प्रणाली कैसी थी आपकी मौर्य काल में, तो कठोर व्यवस्था थी। और अगर हम बात करें, आपकी अपेक्षाकृत सरल कर प्रणाली थी गुप्त काल में। गुप्तचर विभाग, विस्तृत गुप्तचर प्रणाली थी, जबकि गुप्त काल में आपका हो जाएगा सीमित गुप्तचर प्रणाली व्यवस्थित थी यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपकी धार्मिक नीति, तो अशोक की धम्म नीति थी इस काल में। अगर हम बात करें आपके गुप्त काल में, तो हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया था गुप्त काल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपकी 4th यूनिट और लास्ट यूनिट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें आपका 4थी यूनिट की, तो आप देख सकते हैं 4थी यूनिट है आपकी चोल साम्राज्य और उत्तर गुप्त काल का महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 25वां प्रश्न है आपका, चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? राजा की सर्वोच्चता। राजा जो है, चोल राजा ईश्वर की प्रतिनिधि माना जाता था और उसने जो टाइटल लिया था, आपकी उपाधि ली थी, वो थी राजश्री और पराक्रम चक्रवर्ती की उपाधि इन्होंने ली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी स्थानीय प्रशासन, ग्राम, नगर और जिला स्तर पर स्वायत्त शासन किया जाता था। यहाँ पर ग्रामीण पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका विभागीय प्रशासन, यहाँ पर प्रशासन की विभिन्न विभागों जैसे कि राजस्व, सेना, न्याय और नौसेना की व्यवस्था थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपकी कर प्रणाली कैसी थी इस काल में, तो भूमि जो है कर वैटी प्रमुख था।
व्यापार से भी राजस्व प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी नौसेना शक्ति, तो चोल साम्राज्य के लोगों की जो है नौसेना जो है बहुत शक्तिशाली थी। इस काल में जो है उन्होंने श्रीलंका, सुमेत्रा और मलाया द्वीप जो है पर विजय प्राप्त कर ली थी। अगर हम बात चोल प्रशासन की निष्कर्ष की, तो दक्षता और विकेंद्रीकरण के कारण दक्षिण भारत में स्थायित्व बनाने पर रखने में सफल रहे थे चोल एम्पायर वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपका 27वां प्रश्न है, चोल काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपके सामाजिक स्थिति में आप अगर बात करें हम जाति व्यवस्था की और महिलाओं की स्थिति और धर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका आर्थिक स्थिति के बारे में, तो अगर कृषि का विकास हुआ था इस काल में और धान की प्रमुख खेती की जाती थी इस काल में। व्यापार और वाणिज्य, तो इस काल में आपका दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। कृषि और अरबों के साथ व्यापार होता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी शिल्प और उद्योग, तो धातु कला, मूर्तिकला और वस्त्र उद्योग इस काल में विकसित होने लगे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका 28वां प्रश्न है आपका गुप्त काल की सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पर चर्चा की। अगर हम बात करें आपके सामाजिक परिवर्तन की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सामंतवाद का उदय हुआ था इस काल में। तो स्थानीय सामंतों की शक्ति बढ़ने लगी थी, जाति प्रथा और कठोर हो गई थी, समाज में ऊंच नीच की भावना बढ़ने लगी और शूद्रों की स्थिति कमजोर होने लगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका धर्म का प्रभाव, हिंदू धर्म मजबूत हुआ लेकिन बौद्ध धर्म का पतन होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका आर्थिक परिवर्तन, व्यापार में गिरावट आने लगी क्योंकि विदेशी व्यापार में कमी आई और सिक्के की प्रणाली कमजोर हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी कृषि पर निर्भरता, कृषि मुख्य आर्थिक आधार बन गया लेकिन उत्पादन में गिरावट आई। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी शिल्प और उद्योग में मंदी आएगी इस काल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका चालुक्य शासकों की उपलब्धियां क्या थी, ये आपको बताना यहाँ है। तो इसमें पल्लव शासकों की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें आपका, तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था, कांचीपुरम शिक्षा केंद्र का प्रमुख विकसित किया इन्होंने, और दक्षिण भारत में इन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका चालुक्यों की उपलब्धि के बारे में अगर हम बात करें आपका, तो पहला उपलब्धि हो जाती है इन्होंने वातापी में जो है चालुक्य की राजधानी बनाई थी। अब अगर हम बात करें आपका अलोह मंदिर इन्होंने बनवाया था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी इस काल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर गुप्त काल में वास्तुकला और कला के विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपका मंदिरों का निर्माण हो जाएगा और आपको गुप्तकालीन मूर्तियों का प्रभाव देखने को मिल जाता है, जैसे कि एलोरा और अजंता की गुफाओं का विकास होने लगा था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका गुप्त और चोल प्रशासन की तुलना या अंतर आपको बताना है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था गुप्त प्रशासन की विशेषता और चोल प्रशासन की विशेषता आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप ये पॉज करके वीडियो के आंसर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका 32वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका उत्तर गुप्त काल में व्यापार और शहरीकरण के विकास पर चर्चा कीजिए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विदेशी व्यापार में गिरावट आई थी, स्थानीय बाजारों का विकास होने लगा था, मुद्रा प्रणाली का कमजोर हुई थी, और शहरीकरण की अगर हम बात करें आप पर, तो नए नगरों का विकास हुआ था, व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ, कृषि पर अधिकता निर्भर हुई। सो दोस्तों, ये थे आपके मत्स्य यूनिवर्सिटी BA फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आने वाले समय में मत्स्य यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।